पहले हम लोग देख चुके हैं करंट, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा। फिर हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़े थे। ओम का नियम V = IR, या इसी का दूसरा फॉर्म हम लोग पढ़े थे J = सिग्मा E। दोनों ओम के नियम का अलग अलग रूप है, दोनों एक ही चीज के लिए है, एक ही नियम को दर्शाता है, ओम का नियम। आज हम इसी नियम, पिछले क्लास में जो हम लोग V = IR जो हम लोग जो नियम पढ़े, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पढ़े कि वोल्टेज बढ़ा, प्रयोग के रूप में कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है और घटता है तो वोल्टेज के घटने से करंट भी घटता है। तो अब इसके लिए हम लोग इसका व्युत्पत्ति देख रहे हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह का जो नियम का पालन जो कर रहा है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के बीच जो इस तरह का नियम है, आखिर इस नियम के पीछे क्या कारण है। चालक में परमाणु के स्तर पर, परमाणविक स्तर पर आखिर क्या हो रहा है जिसके कारण ओम का नियम काम करता है चालक के लिए। उसके लिए हम लोग सबसे पहले, मतलब आज के क्लास में लोग ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले अपवाह वेग को समझते हैं। एक टर्म है, एक परिभाषा है, अपवाह वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब हम चालक को किसी, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो तार से होकर के करंट चलने लगता है, स्विच ऑफ करने के बाद तार से होकर करंट चलना बंद कर देता है। तो जैसे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक आ जाता है, चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र काम कर रहा हो, यानी स्विच ऑन कर दिए हो, उस समय चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसीलिए चालक जो है ऊष्मा को या विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित होने देता है। तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत जिस औसत वेग से गति करते हैं, ध्यान देना है, औसत वेग, औसत, जब हम क्षेत्र को लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, तो चालक के अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करने लगेगा, उसी वेग को, उस औसत वेग को हम लोग कहेंगे उस इलेक्ट्रॉन का, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। इसे Vt से सूचित किया जाता है। और ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन चलेगा क्षेत्र के विपरीत चलेगा, इसीलिए कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में, अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F = QE। अगर Q पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो बल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र की तरफ होगा, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत काम करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसे विपरीत दिशा में प्रवाह होगा। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि परमाणविक स्तर पे चालक के अंदर क्या होगा। एक चालक, हम ऐसा समझते हैं कि चालक है और इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि चालक में प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन, जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन है, को चालक में मुक्त गति करने के लिए छोड़ देते हैं। चालक में प्रत्येक परमाणु, चालक में जो चालक परमाणु से बनता है, और प्रत्येक परमाणु बाहरी इलेक्ट्रॉन को चालक में पूरा, चालक के बॉडी में पूरा मुक्त गति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है चालक के अंदर।
उसी में से एक इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, और ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो जैसे मान लेते हैं एक परमाणु था, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इस चालक में मुक्त छोड़ देता है तो यहाँ पर एक धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा ऐसा बहुत सारा आयन अपने जगह पर स्थिर होगा, और सबका इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके स्पेस में होगा, और इलेक्ट्रॉन जब फ्री मूव करेगा तो इस आयन से इसका टक्कर लगातार होगा। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो इससे टकराया, कभी किसी दूसरे आयन से टकराएगा, फिर किसी तीसरे आयन से टकराएगा, तो इस तरह से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, मुक्त रूप से गति करेगा, लेकिन उसका आयन से मुक्त जो आयन फिक्स्ड आयन है, स्थिर आयन है, उससे उसका टक्कर होगा। तो एक हम ऐसा उदाहरण लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ए से चलना प्रारंभ किया और किसी आयन से इसका टक्कर यहाँ हुआ, पहला टक्कर। उसके बाद यह चलना फिर प्रारंभ करेगा, लेकिन किस दिशा में प्रारंभ चलेगा, कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई भी दिशा हो सकती है। मान लेते हैं इस तरफ, फिर यहाँ से किस तरफ जाएगा टक्कर के बाद कहना मुश्किल है। मान लेते हैं अभी इस तरफ गया और इस तरह से तीसरे टक्कर के बाद कहीं बी पहुंच गया, तो 2-3 टक्कर के बाद ए से बी पहुंचा। उस समय जब हम स्विच ऑफ रखे हैं, मतलब चालक में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 है। और ध्यान रखना है हर टक्कर के बीच रास्ता सरल रेखा। लेकिन अगर हम स्विच ऑन करते हैं तब सिचुएशन ऐसा नहीं होकर के कुछ बदल जाएगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन के पास विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खिसकने की प्रवृत्ति होती है, ड्रिफ्ट करने की प्रवृत्ति होती है, और इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन के पास जो एक औसत वेग प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो परिभाषा के अनुसार जो हम बता चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जिस औसत वेग से गति करता है उसे अपवाह वेग कहते हैं। अब हम लोग अपवाह वेग के लिए एक सूत्र प्राप्त करते हैं, या अपवाह वेग को इस विद्युत क्षेत्र जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है उसके साथ उसका क्या संबंध है, इसको प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आरोपित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और बल के लिए सूत्र, किसी आवेश पर बल के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं F बराबर QE। यहाँ पर Q एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग -E लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब किसी दो टक्कर के बीच हम बात करें अगर, और मान लेते हैं यहाँ पर टक्कर के बाद उसका प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं, और टक्कर दूसरे टक्कर उसके ठीक नेक्स्ट अगले टक्कर में उसका वेग भी प्राप्त हो जाता है, इसीलिए कि इसमें बल लगने के कारण त्वरण होगा। त्वरण क्या होगा, तो त्वरण के लिए हम लोग देख सकते हैं त्वरण बल बटे द्रव्यमान होगा, अर्थात A बराबर E/m, और हम इस त्वरण के लिए समीकरण को 1 मान लेते हैं। तो हम कह रहे थे कि प्रारंभिक वेग u और इस त्वरण से चलते चलते उसको अगले टक्कर तक वेग प्राप्त हो गया v। तो इस v के लिए, इस v और u के बीच हम जान रहे हैं गतिकी के सूत्र से कि फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at, और सदिश में बात करेंगे तो v और bu a सदिश राशियों पर तीर का निशान दे रहे हैं सदिश। अब a को अगर हम यहाँ से इस पे रख दें तो v का फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस e विद्युत क्षेत्र E कैपिटल E m और t। एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी दो टक्कर के बीच का एक समीकरण हम लोग को मिला,
कि दूसरे टक्कर के तक उसको अगर वेग u है तो अंतिम वेग v क्या प्राप्त होगा। लेकिन फिर हम अगर याद करें तो हमें बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बहुत सारा है, इसका जितना भी परमाणु है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसको अपना अपना इलेक्ट्रॉन चालक में चलने के लिए फ्री छोड़ देता है, मुक्त रूप से चलने के लिए छोड़ देता है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए और उसमें भी 2 टक्कर के बीच कभी भी निश्चित बात नहीं कर सकता है। तो जब भी बात यहाँ होगा बहुत सारा संख्या है तो औसत में बात होगा, इसलिए हम लोग इस समीकरण को औसत में लिखेंगे। औसत के लिए सिंबल हम इस तरह का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, v का औसत, u का औसत और अंतिम टर्म अंतिम पद e e m इंटू टी का औसत। अब यहां अगर ध्यान दें u क्या था, टक्कर के बाद का वेग, और टक्कर के बाद का वेग चूंकि हम बता रहे थे कि जब भी टक्कर होगा उसके बाद किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल है, एक यादृच्छिक गति होगी, रैंडम मोशन होगा। इसलिए टक्कर के बाद हम अभी एक टक्कर के लिए बात करते हैं, इसी में अगर बात करें तो यहाँ कुछ अलग वेग होगा, वेग की दिशा यहाँ की दिशा अलग होगी, वेग का परिमाण भी अलग होगा, यहाँ पर अलग, इस तरह से एक रैंडमनेस है, यादृच्छिक गति है, इसलिए इसका औसत यादृच्छिक गति होने के कारण औसत वेग 0 हो जाएगा। क्योंकि जितना किसी भी हम बात करेंगे यादृच्छिक जब भी होगा, रैंडम का एक्सपेरिमेंट जब भी होगा तो उसका रिजल्ट नेट रिजल्ट क्या होगा 0। किसी भी सतह से जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन के इधर भी आने की संभावना होगी। इसके कारण हम कह सकते हैं कि नेट उसका औसत वेग 0 होगा। तो टक्कर के पहले का ठीक किसी टक्कर के बाद का सभी वेग का औसत जब लेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन के लेंगे तो उसके लिए 0 हो जाएगा। अब टक्कर के समय इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ध्यान रखना है कि टक्कर के 2 टक्कर के बीच में ही हमेशा विद्युत क्षेत्र काम करेगा। तो यहाँ तक आने में विद्युत क्षेत्र काम कर रहा था, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो वेग प्राप्त होता है और उसका औसत, तो परिभाषा से हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो वेग प्राप्त होता है और औसत उसका उस वेग का औसत अपवाह वेग कहलाता है। इसलिए इस v का औसत वेग अपवाह वेग होगा यानी vd। यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब t क्या है, इस टक्कर के बीच का समय। अगर हम देखें तो इस टक्कर के बीच, इस टक्कर के बीच, इस टक्कर के बीच, इस टक्कर के बीच, यानी और इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब का जो टक्कर हो रहा होगा तो सब के बीच का समय बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ उसी तरह से औसत में बात करना होगा, जब बराबर है या बहुत सारा टक्कर है, बहुत सारा समय है, तो हम एक औसत समय मान लेते हैं, इस t का औसत मान मान लेते हैं। उसके लिए सिंबल दे रहे हैं संकेत टॉ, और इस टॉ को हम कहते हैं, पहले फॉर्मूला लिखें तो हम लोग को एक फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, अपवाह वेग का सूत्र प्राप्त हुआ माइनस ई टॉ बाय एम और विद्युत क्षेत्र ई। एक सूत्र प्राप्त हुआ। यहाँ जो हम टॉ यूज कर रहे हैं, टॉ क्या है, इसको विश्रांति काल कहा जाता है। विश्रांति काल यानी 2 टक्करों के बीच, 2 लगातार टक्करों के बीच का औसत समय विश्रांति का। इस तरह से हम लोग को अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच एक संबंध प्राप्त हुआ। तो हम लोग के पास अब अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच
एक सूत्र प्राप्त है, VD इज इक्वल टू E टॉ बाय N इंटू विद्युत क्षेत्र E कैपिटल E। और हम लोग व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं ओम के नियम, यानी J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो अब J यानी धारा घनत्व, तो धारा घनत्व J होता है I/A। तो हम पहले किसी क्षेत्रफल से चालक या किसी क्षेत्रफल से कितना विद्युत धारा गुजर रहा है, अगर हम A मान लें तो इस A से कितना विद्युत धारा गुजर रहा है, अगर इसको प्राप्त कर लेंगे तो J मिल जाएगा। और फिर देखते हैं फिर आगे। इसके लिए हम एक इस तरह का क्रॉस सेक्शन एरिया, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर विचार करते हैं। अब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी समयांतराल में, समय में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, इसको जानने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस क्षेत्रफल से डेल्टा टी टाइम में उतना ही इलेक्ट्रॉन गुजरेगा जितना कि इलेक्ट्रॉन Vd इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का औसत वेग Vd है, हम टाइम का बात कर रहे हैं तो 4 गुना समय करके इसको एक लंबाई मान लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ होगा डेल्टा टी टाइम में इतना पीछे होगा, यानी यहाँ एक इसी इतना ही बड़ा अगर एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लें तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ होगा डेल्टा टी टाइम में पहले यहाँ होगा, तो इस क्षेत्रफल से उतना ही इलेक्ट्रॉन गुजरेगा जितना यहाँ से डेल्टा टी टाइम में पहले से गुजर रहा होगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर मौजूद होगा। यानी इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डेल्टा टी टाइम में अगर पता करना हो तो हम उससे आसान होगा इस Vd इंटू डेल्टा टी लंबाई के इस अवयव में, चालक के इस अवयव में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका संख्या घनत्व, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। अब संख्या घनत्व कहने का मतलब है कि एकांक आयतन में संख्या, यानी हम मान रहे हैं कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ना कि कुल संख्या, एकांक आयतन में संख्या। अब इस अवयव का आयतन कितना होगा, इस अवयव का आयतन निकालने के लिए हम लोग आधार का क्षेत्रफल गुना लंबाई, तो हो जाएगा एरिया गुना लंबाई, मीटर स्क्वायर मीटर यानी मीटर क्यूब। तो एरिया ले लिए और लंबाई Vd इंटू डेल्टा टी है, तो चालक का आयतन, अवयव का आयतन, इस अवयव का आयतन हो जाएगा A इंटू Vd इंटू डेल्टा टी। क्षेत्रफल A से इस डेल्टा टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी, तो चूंकि एक आयतन में छोटी n है और मेरे पास इतना आयतन है, तो हम कह सकते हैं कि कुल संख्या निकालने के लिए हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल A से डेल्टा टी समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी, बड़ी n से इसको सूचित कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n इंटू A Vd डेल्टा टी। अब अगर मेरे पास, अगर हम लोग के पास टोटल कितना आवेश यहाँ से गुजर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है अगर पता है, तो हम आवेश भी पता कर सकते हैं क्वांटम करंट के सूत्र से, डेल्टा क्यू बराबर n इंटू ई। इस n को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देंगे, क्वांटम करंट का सूत्र। तो n का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, फॉर्मूला डेल्टा क्यू का इतना मिलेगा। अब डेल्टा क्यू अगर पता चल गया तो हम क्षेत्रफल A से विद्युत धारा भी पता कर सकते हैं। I का सूत्र है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू का मान यहाँ से रखेंगे, ए कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और I का फॉर्मूला होगा n e Vd A। हम लोग को विद्युत धारा का सूत्र मिला I बराबर उस क्षेत्रफल से जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, डेल्टा A से डेल्टा टी टाइम में जो आवेश निकला उसके कारण विद्युत धारा
आई बराबर एन ई वी डी ए। इससे हम धारा घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। जे बराबर आई बाई ए, आई का फॉर्मूला यहाँ से उठा के रखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन ई वी डी। तो जे का फॉर्मूला हो गया एन ई वी डी। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो संबंध है अपवाह वेग वीडी और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है। यहां जो संबंध है धारा घनत्व, जे क्या है धारा घनत्व, और वीडी यानी अपवाह वेग के बीच का संबंध। अब हम लोग को प्राप्त करना है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओम का नियम। हम क्या करेंगे, इस VD को यहां से उठाकर इसमें रख देते हैं। J VD की जगह यहां रखेंगे, J बराबर एन ई, VD की जगह हो जाएगा E इंटू टॉप बाय एम ई। तो फाइनल फॉर्मूला मिला हम लोग को J के लिए, इसको इधर लिखते हैं। J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉप बाय एम इंटू ई। इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर की चीज को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और हम लोग को ओम का नियम प्राप्त हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर का चीज है सिग्मा, सिग्मा हम मान है किसको, एन ई स्क्वायर टॉप बाय एम। इसको हम लोग चालकता कहते हैं। और ध्यान देना कि यह एक नियतांक है, लेकिन तब जब चालक जब ताप स्थिर हो, यानी स्थिर ताप पर या नियत ताप पर एक नियतांक है। नियत ताप पर सिग्मा एक नियतांक है। इस तरह से ओम के नियम की व्युत्पत्ति होगी।